पर एक बार सभी का स्वागत है। तो जैसी हमारी रेगुलर क्लास चलनी थी भौतिक विज्ञान की, है ना, उस सीरीज को हम जो है आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। उसकी नई एक वीडियो है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए। और मैंने कहा था कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति को जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, मैं उन सभी टॉपिकों से आपको जानकारी दूंगा, उससे अवगत कराऊंगा मैं आपको, है ना। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैंने कई बार कहा है कि ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में पूरा फिजिक्स ख़त्म कर रहे हैं, 3 दिन में पूरा फिजिक्स ख़त्म कर रहे हैं, है ना। देखिए, क्वेश्चन आज बहुत डेप्थ से भी आ जाते हैं, है ना। आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दोगे, समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम दोगे, लोअर का एग्ज़ाम दोगे, विभिन्न स्टेट्स के जितने एग्ज़ाम होते हैं उनके क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, फिजिक्स में कुछ चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता है। उनमें थोड़ा सा आपको एक सामान्य अध्ययन के तौर पर जो थोड़ा सा आपको डीप में जाने की ज़रूरत है ना। तो लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, है ना। और चीज़ों के लिए आप नोट्स बनाते रहिए, जो मैं आपको लिखवाता हूँ, बताता हूँ उसके बारे में। और जो मैं टेस्ट देता हूँ उसको भी आप सोल्व करिए। जैसे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे मैं टेस्ट भी दूंगा, ठीक है। और याद भी करते रहिए लगातार चीज़ों को, है ना। चीज़ों को लगातार याद भी करते रहिए। और यही छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एग्ज़ाम में आती हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और आज जो चीज़ें मुझे बतानी है ना, देखिए, मैं 5 यंत्रों के बारे में आपको डेली बताता हूँ। हर क्लास में मैंने 5 यंत्रों के बारे में बात बताई है। पहले वो खास यंत्र हैं, है ना, मापक हैं, वो थोड़े थोड़े करके हम याद कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा और याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो 5-5 करके आप उनको याद करते रहिए, ठीक। मैंने आपको 10 करा दिए हैं, है ना। जैसे मैंने बताया था हाइड्रोमीटर, फिर मैंने बताया था हाइग्रोमीटर, फिर मैंने आपको बताया था स्पीडोमीटर, फिर मैंने बताया था पायरोमीटर, फिर मैंने बताया था फेदोमीटर, है ना। फिर उसके बाद में था अल्टीमीटर, फिर उसके बाद में था टैकोमीटर, है ना। फिर उसके बाद में मैंने बताया था सेलेनोमीटर, है ना। फिर वेंचुरीमीटर, एक मैंने बताया था आपको विस्कोमीटर, है ना। तो विस्कोमीटर के बाद में हम आगे चलते हैं, है ना, 5 और मापकों के बारे में, मापक यंत्रों के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो विषय है ना, वो हमारा विषय है बेटा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, है ना। तो ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ 5 यंत्रों के बारे में, है ना। जैसा आपने एक शब्द सुना होगा, क्रायोमीटर। क्रायोमीटर, ठीक। एक आप सुनोगे क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर, है ना। एक नाम आता बेटा ऐसे ही कैथोडोमीटर, है ना। एक नाम आता है ऐसे ही कैलोरी मीटर। और एक ऐसे नाम आएगा बेटा बोलोमीटर। बोलोमीटर। 5-5 करके हम जो है चीज़ों को याद करेंगे। 5-5 की सहायता से हम चीज़ों को याद करेंगे। तो 5-5 करके हमें याद करनी है। तो जैसे पहला मैंने लिखा है बेटा क्रायोमीटर, है ना। क्रायोमीटर, क्रायोमीटर से करते क्या है हम लोग, निम्न ताप का मापन। निम्न ताप का मापन। तो यहाँ निम्न ताप के मापन का मतलब है बेटा क्या है ना, कम से कम ताप को अगर नापना है तो आप जिस यंत्र का प्रयोग करेंगे उस यंत्र को हम बोलते हैं, उस मीटर को हम बोलते हैं, है ना, क्रायोमीटर। इसका उल्टा मैंने आपको बताया था पायरोमीटर। पायरोमीटर से हम क्या करते हैं, उच्च ताप को नापते हैं, हाई टेम्परेचर, है ना। हाई टेम्परेचर का जो मापक है वो है पायरोमीटर। और निम्न ताप का मापक क्या है, क्रायोमीटर, है ना। एक शब्द आता हमारे यहाँ, है ना, क्रायोजेनिक इंजन होते हैं,
क्रायोजेनिक इंजन। आप ज्योग्राफी में जानते हैं कि पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, एक को हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और एक को कहते हैं दक्षिण ध्रुव। आप सब जानते हैं कि ध्रुव जो होते हैं वो ठंडे क्षेत्र होते हैं, बर्फीले क्षेत्र होते हैं, यहाँ तापमान कम से कम होता है, लोएस्ट टेम्परेचर होता है, मतलब कम से कम तापमान होता है। तो वहाँ जो इंजन काम करते हैं, वहाँ जो इंजन काम करते हैं, है ना, वो इंजन क्रायोजेनिक इंजन कहलाते हैं, क्योंकि वो निम्न ताप पर इंजन काम करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए, तुमने देखा होगा कि जब जाड़े आते हैं, जाड़ों का समय होता है ना, तो कभी कभी हमारी जो मोटरसाइकिल है, हमारी जो कार है, ख़ास तौर से मोटरसाइकिल की हम बात करें तो स्टार्ट नहीं होती है ना। तो कहते हो सुना होगा, इसका इंजन ठंडा हो गया, फिर उसे हम धक्का लगाते हैं, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस, इनके जो इंजन है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में वो इंजन काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंजन निम्न ताप पर काम नहीं कर सकते, है ना। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई, एक ऐसे इंजन बनाए गए, है ना, जो पोलर क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में काम कर सकते हो, है ना, उनको हम क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं, है ना। तो वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है, उससे आपको देखो याद रह जाएगा, है ना। तो यहाँ मैंने बताया है क्रायोमीटर, क्रायोमीटर से क्या करते हैं हम, निम्न ताप का मापन। एक है क्रोनोमीटर, है ना। क्रोनोमीटर में होता क्या है बेटा, है ना, जहाज में समय का मापन, समय का मापन। जो पानी वाले जहाज होते हैं ना, शिप जिनको हम बोलते हैं, शिप होते हैं, है ना, उनमें कहा जाता है कि उनमें समय का जो मापन हम करते हैं वो क्रोनोमीटर से करते हैं, क्रोनोमीटर से। कैथेटोमीटर में क्या करते हैं, कैथेटोमीटर में क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, किसी बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं ना, वो कहाँ तक जाती है ना, उसकी हाइट क्या है, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मापन, है ना, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मापन, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मापन करते हैं हम कैथोडोमीटर से। ऐसे बेटा लिखा हुआ कैलोरीमीटर, वैसे भी जानते हो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता, तो इससे आपको याद रह जाएगा ऊष्मा का मापन, ऊष्मा का मापन। ऊष्मा का मापन हम किससे करते हैं बेटा, कैलोरीमीटर से, है ना। बोलोमीटर में क्या करते हैं बेटा, ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय, ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय तरंगों का मापन, तरंगों का मापन। ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं उनको मापा जाता है बोलोमीटर से। तो बेटा आज मैंने आपको जो है 5 मीटर के नाम बता दिए, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था क्रायोमीटर, निम्न ताप का मापन करते हैं, क्रोनोमीटर, पानी वाले जहाज़ों में समय का मापन करते हैं, फिर मैंने बताया कैथोडोमीटर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मापन करते हैं उसमें, फिर मैंने आपको बताया है कैलोरीमीटर, ऊष्मा का मापन करते हैं, और आखिर में मैंने आपको बताया था बोलोमीटर, जिससे ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय तरंगों का मापन करते हैं हम, है ना। तो 5-5 करके हम याद करते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा, एक समय ऐसा आएगा ये चीज़ें सब हमें धीरे धीरे करके याद हो जाएंगी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, है ना, जिनकी हम टेबल बनाते हैं, बहुत सारी हो जाती हैं वो, फिर उन्हें याद करने में हमें दिक्कत आती है, धीरे धीरे करके सब हमें याद होती रहेंगी, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो याद करते रहिए, 5-5 ज़्यादा नहीं होती हैं, आप डेली याद करें, ठीक। चलिए देखो, है ना, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसमें हम देखते हैं एक शब्द आता है स्टेट या अवस्था, स्टेट या अवस्था, है ना।
सबसे पहली बात होती है कि कोई भी वस्तु दो अवस्थाओं में पाई जाती है। मतलब आप कह सकते हो कि प्रत्येक वस्तु की सामान्यतः दो अवस्थाएं होती हैं। वो दो अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं बेटा? देखिए, वो दो अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, अगर मैं अवस्था की बात करूं तो एक होती है गति की अवस्था, गति की अवस्था, और एक होती है विराम की अवस्था, विराम की अवस्था, है ना। एक होती है गति की अवस्था और दूसरी होती है विराम की अवस्था। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये देखते हो व्यवहारिक जीवन में भी कि संसार में या तो वस्तु गति अवस्था में होगी या फिर वस्तु विराम अवस्था में होगी। कोई वस्तु ऐसी नहीं मिलेगी जो गति में भी हो और विराम में भी हो, है ना। तो सामान्यतः ये कहा जाता है कि वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं, या तो वस्तु विराम अवस्था में रुकी हुई है या फिर वस्तु गति अवस्था में है, वो चल रही होती है। ठीक है, तो संसार में प्रत्येक वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं, या तो वस्तु गति की अवस्था में होती है या फिर वो विराम की अवस्था में होती है, कोई तीसरी अवस्था नहीं होती। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि गति जो होती है, हम बात मोशन की कर रहे हैं, गति की कर रहे हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि गति जो होती है वो हमेशा सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती। सापेक्ष का मतलब होता है रिलेटिव, मतलब रिलेटिव का मतलब है किसी दूसरे से हम उसकी कंपेयर करें। अब देखो एक बात बताओ, बिल्कुल सीधी सी बात है ना। इस समय मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं विरामावस्था में हूँ, तो ये भी आपका सोचना ठीक है क्योंकि मैं रुका हुआ हूँ, मैं एक जगह हूँ। समय के साथ साथ मेरे मोमेंट में, मेरी स्थिति में, मेरी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होता या नहीं हुआ है, तो मैं विरामावस्था में हूँ। लेकिन एक बात बताइए, मैं विरामावस्था में हूँ, ये सही बात है, लेकिन मैं हूँ पृथ्वी पर। पृथ्वी तो क्या कर रही है? पृथ्वी तो गति है ना, पृथ्वी तो गति अवस्था में है या पृथ्वी रुकी हुई है? इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी जो है वो गतिशील है और पृथ्वी पे मैं हूँ, पृथ्वी पर आप हैं, पृथ्वी पे ये पूरी इमारतें हैं। इसका मतलब पृथ्वी अगर गतिमान है तो पृथ्वी के साथ साथ हम सब क्या है? फिर हम गतिमान हैं। लेकिन हम देखें तो ये जो हमारा मकान है, मेरा जो कमरा है, सपोज दैट, मान लीजिए होल है ना, तो ये होल विरामावस्था में है। क्यों है विरामावस्था में? क्योंकि मैं भी पृथ्वी पर उतनी ही स्पीड से घूम रहा हूँ जितनी स्पीड से पृथ्वी घूम रही है, और ये पूरी बिल्डिंग भी उतनी ही स्पीड से लगातार कंटिन्यू घूम रही है। ठीक है ना। जब हम छोटे थे बचपन में, तो जब हमने हमें पढ़ाया गया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है और अपनी अक्ष पे भी घूम रही है। पृथ्वी अपनी अक्ष पे 24 घंटे में चक्कर लगा देती, वो घूम रही है ना। तो हम सोचते थे यार बड़ी ताज्जुब वाली बात है भाई, पृथ्वी घूम रही है, हमारे घर का दरवाज़ा घूमता ही नहीं, है ना। वो उत्तर दिशा में उसका मुँह है, दरवाजे का उत्तर में रहता। लेकिन बाद में पता ये चला, जब हम है ना चीज़ों को जानने लगे, बचपन से थोड़ा हम आगे निकले, है ना, तो पता चला कि भाई पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु की रफ्तार उतनी है ना। तो हम सब एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में है। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष से अपने आप को देखते हैं या किसी वस्तु को देखते हैं पृथ्वी पर, तो वो गति अवस्था में हमें दिखाई देगी, है ना। ठीक है, अगर आप बस में बैठे हैं, एक उदाहरण और दूं मैं, तो आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा है वो भी विराम अवस्था में है और आप भी विराम अवस्था में हैं। आप एक दूसरे के सापेक्ष उस समय विराम अवस्था में है, क्योंकि बस तो चल रही है ना। इसलिए रोड पर खड़े हुए व्यक्ति के सापेक्ष आपकी स्थिति कैसी होगी? फिर आपकी स्थिति गति अवस्था में होगी। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक स्टेटमेंट दिया था, एक कथन उसने कहा था कि गति हमेशा सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं होती, है ना। गति हमेशा
गति हमेशा सापेक्ष होती है, सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नहीं, निरपेक्ष नहीं है ना। यह कथन, ये स्टेटमेंट जो था, ये कथन जो दिया था वो आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन जिनको कहा जाता है ना, जिन्होंने E बराबर mc² एक इक्वेशन दी थी, मतलब सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, और जिन्होंने जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज करी थी, है ना, उन्हीं ने कहा था कि गति हमेशा सापेक्ष होती है, निरपेक्ष गति नहीं होती, है ना। इसी गति को लेकर हम आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना, और आगे हम देखेंगे गति में कंपेयर करते हुए चलेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, है ना, उनके मात्रक, उनकी विमा, उनके मान अगर कहीं है तो हम उन सब चीज़ों को, है ना, एक एक करके पढ़ते रहेंगे, उनके बारे में जानते रहेंगे, ठीक है। तो एक आता है बेटा दूरी, है ना, और एक होता है जो दूरी होती है उसे डिस्टेंस बोलते हैं अंग्रेजी में हम, है ना। और एक आपने सुना होगा दूरी के बाद होता है विस्थापन, विस्थापन अंग्रेजी में उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, मैं इन दोनों की कंपेयर करूंगा और कंपेयर से ही आप क्वेश्चन बना लेंगे, है ना, कंपेयर से ही आप क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है, जो पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल ये कि दूरी क्या है। तो कोई भी गतिशील वस्तु है, मान लो आपकी मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल जितना रास्ता तय करती है, जितने पथ को वो तय करती है, चलती हुई मोटरसाइकिल आपकी, रुकी हुई नहीं, चलती हुई गाड़ी कोई भी, चलता हुआ व्यक्ति कोई भी, इसका मतलब गतिमान वस्तु कोई भी जितना पथ तय करती है, जितना रास्ता तय करती है, वो रास्ते की लंबाई, ये पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी भैया, है ना, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए, है ना, पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। अच्छा बात यह है कि जब हम सफ़र तय करते हैं, मान लीजिए मोटरसाइकिल से, बस से या कार से, तो क्या हम सीधे चलते हैं भाई, आप घूम फिर के बक्राकार जिगजैग, है ना, आप जो है अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो पथ तो आपका कैसा कुछ सीधा पथ थोड़ी ना होता है, ये उसमें दिशा एक नहीं होती, उसमें हो सकता है आपकी दिशाएं बदलती रहती हूँ। मान लीजिए मैं अपने घर से, है ना, अपने घर से पहले मैं पूर्व दिशा में जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं स्कूल जाने के लिए फिर मैं पश्चिम उत्तर दिशा में जाता हूँ, है ना, फिर मान लीजिए मैं दक्षिण दिशा में जाता हूँ, सपोज दैट, फिर मैं अपने स्कूल पहुँचता हूँ। तो क्या दिशा एक सी रही स्कूल जाने के लिए? नहीं, दिशा बदलती रही, है ना। तो वो दूरी है, आप अपने घर से अपने स्कूल तक की जो दूरी है, अगर वो कैलकुलेट करेंगे तो पूरे पथ की आप लंबाई को नाप लें, है ना, उसमें दिशा का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है, वो दूरी कहलाएगी। दूसरी बात देखिए, विस्थापन में क्या है, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, इसमें हमें दिशा का ध्यान रखना पड़ता है ना। किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को
तय किए गए पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। देखो बहुत छोटा सा अंतर है बेटा, बस कुल मिला के ये है कि इसमें दिशा का ध्यान नहीं रखा जाता और विस्थापन में दूरी में दिशा का ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि विस्थापन में दिशा का ध्यान रखा जाता है ना। एक दिशा में अगर दिशा बदल जाएगी तो उसके डिस्प्लेसमेंट का मान भी बदल जाएगा, याद रख लें, है ना। इसलिए कहा जाता है, अगर मैं या करके देखूं तो इसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है ना, कि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों का अंतर, स्थिति मतलब पोजीशन, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों का अंतर विस्थापन कहलाता है। विस्थापन कहलाता है। तो डेफिनेशन लगभग समान है। कुल मिला के ये है कि दूरी में दिशा का ध्यान नहीं रखा जाता, विस्थापन में दिशा का ध्यान रखा जाता है। इसलिए मैंने लिखा है एक निश्चित दिशा में है, इतना सा फर्क है। अगर हम इसके मूल स्टेटमेंट में जाएं, है ना, अगर हम इसके बेस को देखें तो इसमें कहा जाता है कि देखिए एक दिशा में एक ही दिशा में दिशा अगर नहीं बदलती है तो तय किया गया पथ क्या कहलाता है? तय किया गया पथ क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है ना। देखिए अब बात आती है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती तो इसलिए कहा जाता है, देखिए है ना, यह अदिश राशि है। ए माने नहीं, दिश माने दिशा, यह अदिश राशि है। इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती, ए माने नहीं, दिश माने दिशा। इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं वो एक एक फुट अपने स्थान से खिसक जाओ। अब एक एक फुट अपने स्थान से खिसक जाओ, क्या मैंने, है ना, इसमें दिशा का उल्लेख तो नहीं करा। तो कोई बच्चा पूरब की तरफ खिसकेगा, मतलब कोई दाएं तरफ खिसक जाएगा, कोई बाएं तरफ खिसक जाएगा, कोई हो सकता है पीछे की तरफ खिसक जावे 1 फीट, कोई आगे की तरफ खिसक जावे 1 फीट। इसका मतलब ये दूरी है, यहाँ दिशा का बोध नहीं हुआ, इसमें केवल मान बताया गया है, ये विस्थापन नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ सभी बच्चे 1 फीट पीछे की तरफ हो जाओ, तो 1 फीट पीछे की तरफ होने का मतलब इसमें मैंने आपको दिशा बताई है ना। अगर कोई बच्चा 1 फीट आगे की तरफ सरक जाता है, खिसक जाता है, तो मैं उसे डांटूंगा, है ना, क्यों भाई मैंने कहाँ कहा था 1 फीट पीछे होने कहा था और आप किधर आ रहे हैं, 1 फीट आगे आ रहे हैं ना, है ना, पीछे होइए आप 1 फीट। तो समझ रहे हैं ना, ये फर्क है। इसलिए दूरी जो है वो अदिश है और विस्थापन जो है वो क्या है बेटा, यह सदिश है, यह सदिश राशि है। ये मेन फर्क है इनमें, दोनों में अंतर मेन यही है ना। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात, इसका जो मात्रक होता है, दूरी का मात्रक, अगर आप एमकेएस पद्धति पढ़ रहे हैं तो मीटर, आप सीजीएस पद्धति पढ़ रहे हैं तो सेंटीमीटर, दूरी को नापने के लिए। आप एफपीएस पद्धति पढ़ रहे हैं तो फुट हो जाएगा, है ना, दूरी को नापने वाला। इसके मात्रक की बात करें तो बेटा विस्थापन का जो मात्रक है वो भी मीटर होता है। एमकेएस पद्धति में मीटर, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, एफपीएस पद्धति में फुट हो जाएगा। बाकी मैंने दूरी के अलग अलग आपको मापक बताए हैं, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, डेकामीटर भी है, हेक्टोमीटर भी है, किलोमीटर भी है ना, नैनोमीटर है, एंगस्ट्राम, सब दूरी के मात्रक है ना। चलिए उसके बाद में देखिए, इसकी जो बीमा होती है, डायमेंशन जो है, तो दूरी की बीमा केवल एल होती है ना। तो विस्थापन की बीमा भी बेटा, विस्थापन की जो बीमा है वो भी एल होती है।
है ना। तो दोनों की बीमाएं एक सी होती हैं, दोनों के मात्रक एक से होते हैं, फर्क राशियों का, दूरी अदिश है और विस्थापन सदिश राशि है ना। दूरी हमेशा धनात्मक होती है ना, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होने का मतलब क्या हुआ बेटा, हमेशा धनात्मक होने का मतलब कि इसका मान हमेशा पॉजिटिव होता है, दूरी कभी निगेटिव नहीं होती, दूरी कभी माइनस में नहीं होती, है ना। इसका मान हमेशा प्लस में आपको मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि एक व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति बिंदु ए से है ना पहले बिंदु बी तक गया, है ना, फिर उसके बाद में वो ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ बिंदु सी तक गया। ए से बी तक जो है वो 5 किलोमीटर गया है और बी से सी तक जो है मान लीजिए, है ना, मान लो वो 4 किलोमीटर गया है और बी से सी तक जो है वो 3 किलोमीटर गया है। तो बताओ उसके द्वारा तय किया गया पथ में उसकी जो दूरी निकल कर आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, है ना। टोटल मिला दें 4 + 3 = 7 किलोमीटर, वो उसकी दूरी बन जाएगी। तो दूरी में आप क्या करते हैं, दूरी में टोटल आप पथ को जोड़ कर चलते हैं, कुल लंबाई आप निकालते हैं, उसमें डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रखा जाता। अगर हम बात करें डायमेंशन, हम बात कर रहे हैं विस्थापन की, तो चूंकि विस्थापन सदिश है इसलिए इसमें दिशा का ध्यान आपको रखना पड़ता है ना। तो विस्थापन में क्या करना पड़ता है, आपको दिशा का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि देखिए विस्थापन या यह है धनात्मक, धनात्मक का मतलब प्लस वैल्यू, कोमा ऋणात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। समझे मेरी बात को, मैंने क्या कहा बेटा, मैंने क्या कहा है कि विस्थापन पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, शून्य भी होता है, जबकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। अब वो देखो कैसे कैसे विस्थापन, है ना, विस्थापन धनात्मक कैसा होगा मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लें। पहली पोजीशन ये है, मान लीजिए एक आदमी बिंदु ए से वो बिंदु बी तक गया, मान लीजिए वो 5 किलोमीटर गया है ना। अब चूंकि मैंने कहा है वो ए से बी की तरफ गया है, तो निश्चित हो गया ना, डायरेक्शन मैंने बता दी ना, तुम्हें कहाँ से कहाँ तक जाना है, ए से बी तक जाना है। तो तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तुम्हारा जो विस्थापन हो गया, ए से बी तक आप गए हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 किलोमीटर। चूंकि इसमें मैंने दिशा बताई है, आपको जाना है ए से बी तक। आगे दूसरे नंबर पर आ जाओ, विस्थापन ऋणात्मक कैसा होता है, विस्थापन देखो ऋणात्मक कैसा होता है। एक व्यक्ति है जो बिंदु ए से पहले बिंदु बी तक गया, देखो तीर का चिन्ह लगा दिया मैंने, वो बिंदु बी तक गया है ना, और वो बिंदु बी तक गया है 5 किलोमीटर, समझ रहे हैं ना। फिर वो वापस बिंदु बी से लौटता है, वापस यहाँ से लौटता है और वो जाता है बिंदु सी तक। इस बिंदु से आगे निकल गया, वो बिंदु सी तक गया, ये वाला बिंदु बी है ना, ये वाला बिंदु कौन सा बेटा, बी है। अब की बार वो जो गया है वो गया है 8 किलोमीटर, पहले ए से बी की तरफ गया, फिर बी से सी की तरफ आया 8 किलोमीटर, तो दिशा बदल जाती है। तो उसका जो विस्थापन निकल कर आएगा बेटा, देखो विस्थापन पहले वो गया था 5 किलोमीटर प्लस में, जब उसकी दिशा बदल जाती है तो परिमाण का चिन्ह बदल जाता है, मान जो है उसका वो निगेटिव हो जाता है, मतलब माइनस में हो जाता है। तो पहले वो 5 किलोमीटर गया था, उसके बाद वो 8 किलोमीटर वापस आया, उल्टी दिशा में आया है, इसलिए -8। अब 8 में से 5 घटाओगे तो -3 किलोमीटर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये निगेटिव हो गया, माइनस में हो गया। तो विस्थापन धनात्मक होता, ऋणात्मक होता। अब तीसरी सिचुएशन आप देख लीजिए, है ना, विस्थापन शून्य कैसा होता है। तो विस्थापन शून्य कैसा होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बिंदु ए से पहले वो 5 किलोमीटर गया, समझिए बी तक। मान लीजिए तुम अपने घर से स्कूल तक गए 5 किलोमीटर, फिर वापस स्कूल से घर तक आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, विस्थापन। पहली और अंतिम मैंने लिखवाया था
मैंने उसकी डेफिनेशन बताई थी, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच का अंतर, प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच का अंतर आपको करना पड़ता है। अंतर, तो अंतर का मतलब यहाँ आप देखिए, प्रारंभिक स्थिति क्या थी, 5 किलोमीटर जाना, अंतिम स्थिति क्या थी, 5 किलोमीटर आना, उनका अंतर कर लो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 किलोमीटर। तो आपका विस्थापन शून्य हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूं, देखो ध्यान से, पहली स्थिति में मैं पूछूं कि आप मान लीजिए बिंदु ए से बिंदु बी तक गए 5 किलोमीटर, तो आपके द्वारा दूरी 5 किलोमीटर चली गई और आपका विस्थापन भी 5 किलोमीटर है। इस वाले में आ जाओ, ए से बी तक 5 किलोमीटर गए, फिर बी से सी तक 8 किलोमीटर आए, तो आपकी दूरी 5 किलोमीटर तो ये, फिर उधर से लौट में 8 किलोमीटर आए हो, तो 8 5 13 किलोमीटर की दूरी आपकी बन जाएगी, तो दूरी 13 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वो -3 किलोमीटर आएगा। क्यों? क्योंकि पहली स्थिति और बाद की स्थिति का अंतर आपको करना पड़ता, अंतर करना पड़ता आपको, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का अंतर विस्थापन कहलाता है। अब यहाँ 5 किलोमीटर आप ए से बी तक गए, फिर 5 किलोमीटर बी से ए तक आए, तो आपने कितनी दूरी तय करी, तो दूरी तो आपकी हो गई 10 किलोमीटर, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जो था, पहली स्थिति 5 किलोमीटर थी, बाद की स्थिति भी 5 किलोमीटर थी, और उन दोनों का जो अंतर है वो शून्य है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट शून्य है, आपका विस्थापन शून्य है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, विस्थापन में और जो दूरी है उनमें ये फर्क है दोनों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। और बेटा हाँ, वीडियो को आखिर तक देखा करो, कमेंट्स भी किया करो अगर चीज़ समझ में आती है नहीं आती हैं, ठीक है। पूरी वीडियो देखो। ये समय ऐसा है कि ज़्यादातर बच्चों ने लॉकडाउन के परिस्थिति में जो है ना, वो पढ़ाई से किनारा कर लिया है, कुछ ही लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो जब आपने चैनल को सब्सक्राइब करा है ना, और आपके पास वीडियो पहुंच रही हैं, तो आप लगातार इन चीज़ों को पढ़ें, काम में आने वाली चीज़ें हैं, है ना। और अगर फिजिक्स से सामान्य अध्ययन के तौर पर अगर एक भी क्वेश्चन आएगा, चाहे पीसीएस हो, लोअर सबऑर्डिनेट का एग्जाम हो, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हो, अदर स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, है ना, तो मुझे लगता है कि कोई भी आपसे सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बचेगा, है ना। थोड़ा आप मेहनत करके चलें, ठीक है। और अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हों तो बेटा वीडियो को हमारी शेयर भी करो, है ना, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाओ, सब्सक्राइब भी करिए आप, ठीक है। चलिए आगे, है ना। ऐसे देखिए, आपने पढ़ा होगा तो एक होता है बेटा चाल, है ना, उसे बोलते हैं स्पीड, ठीक। और एक होता है, आपने पढ़ा होगा वेग, जो वेग होता है वेलोसिटी, है ना। तो वेग और चाल दोनों देखने में हमें ऐसा लगता है कि एक ही हैं, बस एक ही अंतर है ना। चाल में दिशा का बोध नहीं होता, और वेलोसिटी में, वेग में दिशा का बोध होता है। ये मूल फर्क है दोनों में, है ना, दोनों में फर्क यही है ना। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, है ना, चाल कहलाती है, चाल कहलाती है। ये तो चाल की डेफिनेशन हो गई। वैसे भी आप सब लोगों ने पढ़ा है कि बेटा चाल बराबर होता है ना, दूरी बटे समय, पढ़ा है ना। चलिए ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर हम बात करें, देखिए चाल कैसी राशि है, तो चाल एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक। चलिए देखो, ऐसे ही चाल का जो मात्रक है,
चाल का जो मात्रक है, देखिए चाल का मात्रक क्या है बेटा, है ना, चाल का मात्रक क्या है, तो चाल का मात्रक क्या है, देखो दूरी का मात्रक होता है, अभी मैंने बताया था मीटर, ठीक, दूरी का मात्रक बनाने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको, दूरी का मात्रक होता है मीटर, बताया था मैंने, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, बीच में बटे का चिन्ह है, बटे को हम प्रति भी बोलते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड। तो जो चाल है उसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में भी होती है चाल, है ना, किलोमीटर प्रति सेकंड में भी चाल होती है, ठीक। चलिए इसकी अगर आप बीमा बनाओगे, इसकी अगर आप बीमा बनाते हो, बीमा, ठीक है, तो इसकी बीमा क्या निकल कर आएगी, देखो पहले मुझे एक बात बताओ, मीटर है, मीटर की बीमा मैंने बताई थी एल कल वाले वीडियो में, और यह है सेकंड, सेकंड होता समय, समय की बीमा होती है टी, ये टी की पावर 1 है, इसे ऊपर पहुंचा दो बेटा, जब पावर ऊपर जाती है तो अपना चिन्ह बदल देती है, तो इसकी बीमा आएगी एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1, ये इसकी बीमा हो जाएगी, ठीक। देखिए एक और चीज और आपने पढ़ी होगी, औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, अगर दूरी टुकड़ों में है तो सब जोड़ लो, और उस कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय, है ना, तो औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय, औसत चाल कहलाती है। कल परसों की मैंने वीडियो में आपको बताया था कि तात्कालिक चाल, देखिए चाल अलग प्रकार की होती हैं, चाल एक होती है समान चाल, समान चाल का मतलब हो गया, समान चाल का मतलब हो गया कि प्रति सेकंड आपकी जो गाड़ी है उसकी चाल ना बदलती हो। जैसा आप बाइक पर बैठे हैं, आप बाइक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला रहे हैं, एक घंटे में 40 किलोमीटर का आप सफ़र तय कर रहे हैं, अगले घंटे में भी अगर आप 40 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं तो आपकी स्पीड 40 हो गई ना। मतलब ये है कि अगर आपकी जो बाइक है वो स्मूथ चलती है ना, वो उसकी ना चाल बढ़ती है ना घटती है ना, प्रति घंटा अगर आप समान दूरी तय कर रहे हैं तो आपकी कार की चाल समान होगी। तो एक तो होती समान चाल, एक जैसा हम सब लोग चलाते हैं, क्या हमारी मोटरसाइकिल की स्पीड समान रहती है? हमेशा नहीं रहती। कभी हमारी मोटरसाइकिल की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो कभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, कभी 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और जब भीड़ वाले इलाके आते हैं तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, कहीं कहीं तो हमें मोटरसाइकिल रोक के भी खड़ा होना पड़ सकता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ऐसी चाल जो समय के साथ साथ बदल रही हो, है ना, उसे बोलते हैं असमान चाल, है ना। एक मैंने बताया था आपको औसत चाल, कुल दूरी बटे कुल समय होता है, एक एवरेज जो हम निकालते हैं, है ना, ठीक। एक होती है तात्कालिक चाल, और तात्कालिक चाल के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि हमारी गाड़ी में लगा हुआ स्पीडोमीटर होता है एक, हमारी जो मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो, कोई भी वाहन हो, उस वाहन में एक स्पीडोमीटर लगा होता है ना, और वो स्पीडोमीटर ये बताता है कि इस समय तत्काल हम जब ध्यान बाइक चलाते समय मीटर पर जाता है तो हम देखते ओहो हमारी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है भाई, है ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा कम करो, क्योंकि ये एरिया जो है इतनी तेज़, है ना, गाड़ी भगाने का नहीं है। तो स्पीडोमीटर होता है, उस समय नापते हैं तात्कालिक चाल। तो मैंने आपको बताया था कि जो तात्कालिक चाल है, तात्कालिक चाल का मापन, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, देखो चीज़ें आती रहेंगी, मैं फिर भी बताऊंगा आपको, बार बार बताऊंगा। तात्कालिक चाल का मापक जो है वह है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, ये आपको याद रखना है, यहाँ से अच्छा सवाल बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो स्पीडोमीटर जो है वो तात्कालिक चाल का मात्रक है, ठीक। चाल धनात्मक होती है, ये तो सब जानते हैं, चाल निगेटिव नहीं होती कभी भी, है ना। ऐसी देखो, चूंकि इसमें एक शब्द आया है तय की गई दूरी, अब चूंकि वेग है तो वो विस्थापन से बनेगा, तो इसकी डेफिनेशन हम बना सकते हैं, है ना, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए
गए विस्थापन को वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। या इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से भी दे सकते हो कि किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी, एक निश्चित दिशा है ना में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। राशि की बात करें बेटा तो चाल अदिश राशि थी, ये सदिश राशि है। तो पूछने लगे है ना, तो वेग जो है वो सदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन का बोध करना पड़ता हुआ है, इसके लिए दिशा बतानी पड़ती है। इसका मात्रक भी वही है ना। अगर एक मिनट इसका सूत्र देखना चाहें तो जो वेग है ना, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, उसमें दूरी बटे समय था चाल। राशि की हम बात करें तो राशि है बेटा सदिश, इसमें आपको दिशा की ज़रूरत होगी। मात्रक की बात करें तो मात्रक बना सकते हैं बेटा। अभी मैंने आपको बताया था विस्थापन का मात्रक मीटर प्रति समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। बीमा बनाना चाहो तो बीमा बना लो आप। बीमा बराबर, बीमा क्या निकल कर आएगी बेटा? बीमा देखो, विस्थापन मीटर की बीमा L, समय की बीमा T, LT - 1 बीमा आ जाएगी, है ना। तो देखिए अंतर किस बात का है? अंतर केवल राशि का है। ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। मैं एक सिंपल सी बात आपको बताऊं, उस पर थोड़ा गौर दो, है ना, उस पर थोड़ा गौर दो। क्या था कि एक जगह कुछ लोग इकट्ठा थे, है ना, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा थे। अचानक भीड़ में से किसी ने कह दिया कि देखो सांप, भागो। सब भागने लगे। अब जब सब भागने लगे तो उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो वहां जाकर खड़े हुए जहां सांप था। हो सकता है, क्या उनसे दिशा बताई गई थी? भागना होता है चलना, क्या उनसे दिशा बताई गई थी? नहीं बताई गई। अगर उन्हें दिशा नहीं बताई गई है, उदाहरण से समझना इससे, अगर उन्हें दिशा नहीं बताई गई है तो वो चाल है ना। जैसे कहते नहीं चलो भागो यहाँ से, अब भागने का मतलब किधर को है? भागने का मतलब यहाँ पर दिशा नहीं बताई गई, वो चाल है आपकी, ठीक। लेकिन अगर दिशा बता दी जाए कि पूरब की तरफ सांप बैठा है, सब लोग पश्चिम की तरफ भागो, तो वो दिशा का बोध होता, तो वो वेग कहलाता। इस बात का फर्क है बस केवल, इसमें दिशा बतानी पड़ती है वेग के लिए, है ना। वेग में देखिए, वेग में क्या करते हैं बेटा? वेग में, ठीक, वेग में क्या करते हैं हम कि एक होता है औसत वेग, औसत वेग, है ना। तो औसत वेग जैसा मैंने औसत चाल बताया था, कुल विस्थापन बटे कुल समय, या इसी को हम कह सकते हैं प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। पहला वेग और आखिरी वाला वेग जो होता है उसका एवरेज निकालना तो 2 से भाग कर दो। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 क्या कहलाता है? औसत वेग। एक ऐसी होता है सापेक्ष वेग, है ना, सापेक्ष वेग, ठीक है। तो सापेक्ष वेग कैसे निकालते हैं? मान लो ये वेलोसिटी है वो AB है, AB का मतलब होता है A के सापेक्ष B का वेग, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं BA - VB, है ना। जब दोनों एक दिशा में हो, है ना, जब दोनों एक दिशा में हो, जब दोनों एक दिशा में हो, तुमने देखा होगा सापेक्ष वेग के बारे में। देखिए तुमने देखा होगा जिस ट्रेन में आप बैठे हैं, है ना, उसी के समानांतर एक दूसरी पटरी है, समझिए,
और आप जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं और जो दूसरी गाड़ी है, मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी दूसरी वाली गाड़ी को उसी दिशा में पार करती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी की जो चाल है वो घट गई है, हमारी चाल घट गई है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, एक बस दौड़ रही है, उस बस को आपको ओवरटेक करना, तो बस की जो चाल है और आपकी जो चाल है, उन दोनों का जो अंतर होगा वो आपकी मूल चाल बनेगी। जैसे बस 40 की स्पीड से दौड़ रही है, आपकी बाइक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रही है, तो आपकी सापेक्ष चाल क्या होगी? बस के सापेक्ष 20 किलोमीटर बची ना, है ना, 20 किलोमीटर बची, केवल 20 किलोमीटर। अगर जब दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं, देखिए है ना, बी वेलोसिटी ए बी है ना बराबर होता है बी ए माइनस बी बी प्लस बी बी, है ना, बी बी, बी की स्पीड जब दोनों विपरीत दिशा में हो, जब दोनों विपरीत दिशा में हो, तो इस बात को समझो। समझना ये है कि देखिए अगर आप जिस बस में बैठे हैं और सामने से दूसरी बस जब आती है तो उसे कितनी ऐसा लगता है जैसे खूब तेज़ गति से उसने उसको पार करा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों के वेग को जो है जोड़ दिया जाता है। तो याद रख लेना इन सब बातों को, सापेक्ष वेग है ना। तो चीज़ें शायद आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। छोटी छोटी एग्जाम के हिसाब की चीज़ें हैं, राशियाँ पूछ लेते हैं कौन सी सदिश है कौन सी अदिश है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, है ना, बात करेंगे त्वरण की, बात करेंगे फोर्स की, बल की, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, है ना। पहले मैं त्वरण के बारे में ही आपको बताऊंगा, त्वरण के बारे में बात बताऊंगा। त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, अभिकेंद्र त्वरण होता है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। बड़े अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बल के बारे में, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्य के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पर हमें बात करनी है। छोटे छोटे टॉपिकों को छोटे छोटे तरीके से हम लोग जो सोल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है बेटा तो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।